हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज एक बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आपको बताने वाला हूं। पति और पत्नी के बीच में जब मतभेद होते हैं तो अधिकतर मामलों में ये होता है कि पति अपनी तरफ से डाइवोर्स केस फाइल करता है ऑन द बेसिस ऑफ क्रियोलिटी, जहां पर वो क्रियोलिटी के कुछ इंसिडेंट्स बताता है और कोर्ट उनको ऑब्जर्व करता है कि क्या इसको क्रियोलिटी माना जाना चाहिए या नहीं माना जाना चाहिए। और कई बार होता है कि पत्नी कहती है कि मुझे तो अलग नहीं होना, मुझे तो साथ में रहना है। ऐसे मामलों में किस प्रकार का निर्णय होता है? कई बार दोस्तों अपनी ही कुछ गलतियों की वजह से ऐसा भी हो जाता है कि हम पूरा 10 साल केस को लड़ते हैं और उसके बाद हमारा केस खारिज हो जाता है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आता। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि हस्बैंड ने किन किन घटनाओं को क्रियोलिटी दिखाया और कोर्ट ने किन किन घटनाओं को क्रियोलिटी माना और किन को नहीं माना। इससे आपको मदद मिलेगी कि अगर आप भी अपनी वाइफ के किसी कृत्य को क्रियोलिटी दिखा रहे हो, वो क्रियोलिटी माना जाएगा नहीं माना जाएगा समझने में, और उसी आधार पर आप अपने डाइवोर्स के केस को फ्रेम कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहेगा, आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें। अब दोस्तों, इस मामले में पति ने अपनी तरफ से डाइवोर्स का एक केस दायर किया था और पत्नी ने सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट का केस दायर किया था। दोस्तों, ये परिस्थिति बड़ी कठिन हो जाती है। अगर पति ने अपनी तरफ से डाइवोर्स डाला है और पत्नी ने अपनी तरफ से रेस्टिट्यूशन डाला है तो ऐसे में जो कोर्ट होती है वो अधिकतर पत्नी के फेवर में रहती है। ये हमेशा देखा जाता है। अब इस मामले में भी यही हुआ कि पत्नी का जो सेक्शन 9 एचएमए का केस था उसमें तो उसको डिक्री ग्रांट कर दी गई और पति का जो डाइवोर्स का केस था उसको कर दिया गया खारिज। अब पति अपील में आया था इसके खिलाफ। पति ने कोर्ट को बताया कि भाई ये पूरे तरीके से डेड मैरिज है, हम पिछले 10 साल से अलग अलग रह रहे हैं, इमोशनली प्रैक्टिकली किसी भी तरह से अब ये मैरिज का कोई मीनिंग नहीं है, तो इसको खत्म कर दिया जाना चाहिए। इसके पीछे उसने कुछ इंसिडेंट भी बताया कि उसके साथ क्या क्या गलत होता था, क्या क्या क्रियोलिटीज होती थी। उसने बताया कि जो पत्नी है वो रिलेटिव के सामने, दोस्तों के सामने उसके साथ इल ट्रीटमेंट करती थी, उसकी इंसल्ट करती थी, गलत व्यवहार करती थी और उसकी नौकरी चली जाए ऐसा सोचते हुए पत्नी ने उसके एम्प्लॉयर को भी लेटर लिखा और डिफेमेटरी कंप्लेंट उसके ऑफिस में भी दी। इसके अलावा पति की शिकायत थी कि जो पत्नी है उसको खाना बनाना भी नहीं आता है और इसके अतिरिक्त पति ने बताया था कि जो पत्नी है उसने मल्टीपल कंप्लेंट्स भी उसके खिलाफ करी हुई है। अब पत्नी ने पहले तो उसके ऊपर जितने एलिगेशन लगाए गए थे उन सारे एलिगेशन को डिनाई किया। फिर पत्नी ने बताया कि उसके एम्प्लॉयर को जो उसने लेटर लिखा था वो इसलिए लिखा था ताकि वो उस मामले का संज्ञान लें और जांच पड़ताल करें कि इसका कारण क्या है, ताकि उनका मैटर रिजॉल्व हो सके और उनकी गृहस्थी बच सके। साथ ही पत्नी ने यह कहा कि हम 2013 से अलग हैं, लेकिन अलग इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने मुझे मैट्रिमोनियल हाउस के अंदर घुसने ही नहीं दिया, उसके बाद एंटर ही नहीं करने दिया। अब एम्प्लॉयर को ईमेल भी करा था पत्नी ने। अब कोर्ट को ऑब्जर्वेशन लेना था, तो कोर्ट ने सारे मामले के तथ्य और परिस्थितियों को देखा और यह कहा कि जो पत्नी ने एम्प्लॉयर को ईमेल किया था 2013 में वो उसका पैचअप करने का एक अटेम्प्ट था। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि पत्नी ने जो उसकी कंप्लेंट कराई थी, जिसने कहा था मल्टीपल कंप्लेंट्स दी हैं एक दो जगह पे, वो उसका लीगल राइट है। अगर पति पत्नी को शेल्टर नहीं दे रहा है, मेंटेनेंस नहीं दे रहा है, तो कंप्लेंट करना उसका लीगल राइट है, वो किसी भी प्रकार की क्रियोलिटी नहीं है। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि किसी पत्नी को खाना बनाना नहीं आता है तो यह नहीं कहा जा सकता कि वो पति पर क्रियोलिटी करती है। यानी अगर आप देखें कि जितने भी इंसिडेंट पति ने बताए थे कि उसके ऊपर क्रियोलिटी हुई है, उन सारे ही इंसिडेंट को कोर्ट ने मानने से मना कर दिया, उन सारे ही इंसिडेंट को क्रियोलिटी नहीं माना। अब ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में कोर्ट ने यह कहा कि जो लोअर कोर्ट ने जजमेंट दिया है, हमें नहीं लगता कि कोई भी ऐसा रीजन विद्यमान है कि हम उसमें इंटरफेयर करें। तो इस प्रकार से पति को कोई रिलीफ नहीं मिला। अब आप सोचो, पूरे लोअर कोर्ट का ट्रायल, फिर उसके बाद हाई कोर्ट की अपील का पूरा ट्रायल, कितने साल लग गए होंगे और आखिरी में क्या मिला? नथिंग, कुछ भी नहीं। तो आपकी रणनीति डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो। बहुत सारे लोग बहुत बार बहस लगाते हैं कमेंट्स में, व्हाट्सएप पे या फ़ोन कॉल पे कि क्या करूं, फिर मैं टाइम खराब करता रहूं अपना, डाइवोर्स ना डालूं। भैया, डाइवोर्स डालना बड़ा आसान है, डाल लो डाइवोर्स, लेकिन डाइवोर्स मिलना बड़ा मुश्किल है। कब आपको डाइवोर्स मिलेगा आपको कुछ नहीं पता, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा आपको नहीं पता। सो वी शुड फाइंड सम अनदर वेज, जिस तरह से हम बाहर आ सकें। उसके बारे में आपको बहुत समझाया गया और मैटर टू मैटर भी डिपेंड करता है कि आपको रणनीति क्या रखनी है। ये कोई बहुत अच्छी रणनीति नहीं है कि डिस्प्यूट हो गया तो मैं अपनी तरफ से डाइवोर्स डाल लूँ। कुछ नहीं होगा, परेशान होते रहोगे, डाइवोर्स फिर भी नहीं पता मिलेगा या नहीं मिलेगा और कितने साल में मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों, सोच समझ के आगे बढ़ना है। इतना ही आसान होता अगर ये लिटिगेशन, तो फिर तो सभी लोग बड़े आराम से निकल चुके होते। जो आज इतनी सफरिंग्स चल रही हैं, लोग परेशान हैं, उसका रीज़न है कि कहीं ना कहीं कुछ लूप होल्स हैं और उन लूप होल्स में आदमी फंस करके रह जाता है। तो अगर आप उन लूप होल्स में नहीं फंसना चाहते हो तो अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, अलग तरीके से रणनीति बनानी पड़ेगी। और दोस्तों, इस मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप पूरे मामले की जानकारी ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।